गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में और कार्बोहाइड्रेट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। बायोमोलिक्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। अपना जो टॉपिक है आज का वो है बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन भी एक जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, और ये जो प्रोटीन होता है ये सामान्यतः आपके जो एमिनो अम्ल होते हैं उन एमिनो अम्लों का उच्च अणुभार वाला बहुलक होता है। कहने का मतलब आपके एमिनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जो जैव बहुलक होते हैं उनको प्रोटीन कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि उच्च अणुभार वाले एमिनो अम्लों के जो बहुलक होते हैं उन्हें प्रोटीन कहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं उच्च अणुभार वाले एमिनो अम्लों के जैव बहुलक प्रोटीन कहलाते हैं। देखो बच्चों, आपके उच्च अणुभार वाले जो अमीनो अम्ल होते हैं उनके जो जैव अणु होते हैं वो प्रोटीन कहलाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन प्रत्येक सजीव कोशिका की एक मुख्य घटक होता है। प्रत्येक सजीव कोशिका के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन शब्द आपके ग्रीक भाषा के एक प्रोटियोस शब्द है उससे लिया गया है। यदि अगर हम शाब्दिक रूप से देखते हैं तो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन आया है आपके ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम है प्रोटियोस। प्रोटियोस ग्रीक भाषा का एक शब्द है। उस ग्रीक भाषा के शब्द से आपके शब्द बना है प्रोटीन। जो प्रोटियोस होता है उसका ग्रीक भाषा के अंदर जो अर्थ होता है, हिंदी अर्थ जो होता है ग्रीक भाषा के अकॉर्डिंग वो होता है आपका प्रोटियोस का अर्थ होता है मुख्य या सामान्य यौगिक। मुख्य जो सामान्य यौगिक होता है उसे प्रोटियोस कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से सामान्य जो प्रक्रियाएं होती हैं उन सामान्य प्रक्रियाओं के लिए जो संपादित के लिए जो यौगिक आवश्यक होता है उस यौगिक को अपन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर कुछ सामान्य क्रियाएं जो होती हैं और वो क्रियाएं होती हैं, जैसे एग्जाम्पल देखें तो हमारे शरीर में जो होने वाली सामान्य क्रियाएं हैं वो हैं आपके शरीर की वृद्धि, मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत व अनुरक्षण की क्रियाएं हमारे शरीर की अनुरक्षण की क्रियाएं हमारे शरीर की सामान्य क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के लिए सामान्यतः प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं की मरम्मत और अनुरक्षण की जो क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की यदि हम बात करें तो सभी सजीवों के अंदर प्रोटीन होता है। सभी सजीवों की कोशिकाओं में प्रोटीन पाया जाता है। देखो बच्चों, सभी सजीवों की कोशिकाओं में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन यदि हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो जंतु कोशिका के अंदर प्रोटीन की मात्रा पादप कोशिका में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा से अधिक होती है। जंतु कोशिका में प्रोटीन अधिक आवश्यक होता है, इसलिए यदि हम तुलनात्मक रूप से अगर देखते हैं तो पादप कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका में जो प्रोटीन होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि पादपों की तुलना में
जंतुओं में, पादपों की तुलना में जंतुओं में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो बच्चों, जंतुओं के अंदर जो प्रोटीन होता है वो अधिक आवश्यक होता है, इसीलिए तुलनात्मक रूप से यदि हम देखते हैं तो पादपों की तुलना में जंतुओं के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो अधिक मात्रा पाई जाती है। हम एग्जाम्पल देखें यदि, तो जंतुओं के कुछ अंग हैं, जैसे उसके जंतुओं के बाल होते हैं, जंतुओं के नाखून होते हैं, इसके अलावा जो आपके एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और आपके जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये सारे प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले सामान्यतः कई जो पदार्थ हैं, कई जो अंग हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो जंतुओं में एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने यहाँ, जंतुओं में बाल, नाखून, जंतुओं में बाल, नाखून, त्वचा, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, हार्मोन्स व एंटीबॉडीज प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ देखते हैं तो जंतुओं के जो बाल होते हैं, नाखून होते हैं, उसकी जो त्वचा होती है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, एंजाइम जो होते हैं जो जैविक क्रियाओं को संपादित करते हैं, हार्मोन्स उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं, एंटीबॉडीज जो होती है शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने का काम करती है। ये सारे जो कोशिकांग हैं या कोशिका है या जो अंग हैं, ये सामान्यतः प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पादपों की तुलना में जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, अपन ने बात की है प्रोटीन क्या होते हैं। अब हम देखते हैं जो प्रोटीन होते हैं उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। अपन चर्चा करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा कि जो अपने प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीनों का केमिकल रासायनिक जो विश्लेषण होता है, केमिकल एनालिसिस किया जाता है, तो प्रोटीन के संगठन में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। यहाँ पर नोट कर लेते हैं, प्रोटीन का रासायनिक संगठन। देखो बच्चों, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल से मिलके बना हुआ होता है, और जो अमीनो अम्ल होता है उसका मुख्य घटक जो होता है वो आपकी नाइट्रोजन होता है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि प्रोटीन का जब केमिकली एनालिसिस किया जाता है, रासायनिक जब विश्लेषण किया जाता है, तो उसके अंदर आपके अधिक मात्रा के अंदर नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के साथ प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी पाया जाता है। यहाँ हम देखें तो प्रोटीन के अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है, एमिनो अम्लों का जैविक बहुलक होता है। ये चीज आपको पता है कि जो आपके एमिनो अम्लों का बहुलक होता है वो प्रोटीन होता है। अतः प्रोटीन का मुख्य घटक नाइट्रोजन तत्व होता है। देखो, जब भी अपन एनालिसिस करते हैं एमिनो प्रोटीन की, तो उसके अंदर नाइट्रोजन जो तत्व होता है, नाइट्रोजन जो घटक होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन के अलावा इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व सल्फर भी
प्रोटीन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखो बच्चों, जो प्रोटीन होती है उसको एमिनो अम्लों का बहुलक होता है और एमिनो अम्ल का मुख्य घटक नाइट्रोजन होता है, इसलिए नाइट्रोजन उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की मात्रा भी प्रोटीन में पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती हैं उन प्रोटीनों के अंदर कुछ विशेष तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसके अंदर जो आयरन तत्व होता है, लोहा तत्व जो होता है वो पाया जाता है। इसी प्रकार कुछ विशेष और प्रोटीनें होती हैं जिनके अंदर फास्फेट, फास्फोरस होता है, आयोडीन होता है, उसके अंदर मैग्नीज होता है, कॉपर होता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक होता है। इस प्रकार से कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीनों के अंदर विशेष प्रकार के तत्व भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि कुछ विशेष प्रोटीनों में फास्फोरस, आयोडीन, जिंक, आयरन, कॉपर व मैग्नीशियम भी पाया जाता है। देखो बच्चों, कुछ विशेष प्रोटीनों के अंदर ये पाए जाते हैं, बाकी सब में ये नहीं पाए जाते हैं। विशेष प्रोटीन अभी मैंने आपको बताया कि जैसे हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर आपके आयरन जो तत्व होता है पाया जाता है। बाकी सभी प्रकार की जो प्रोटीनों के अंदर आयरन नहीं पाया जाता है। लेकिन जनरली जो सभी प्रोटीन होती हैं उनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के तत्व अवश्य रूप से पाए जाएंगे। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये प्रोटीन के मुख्य घटक होते हैं, जबकि ये प्रोटीन के फास्फोरस, आयोडीन, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम ये हैं, ये केवल विशेष प्रोटीन के अंदर पाए जाएंगे। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको पता है जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का यदि हम जल अपघटन करते हैं, प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करते हैं तो उसमें पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। और पॉलीपेप्टाइड का यदि पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो एमिनो अम्लों का निर्माण हो जाता है। और जिस चीज को अपने का पता है ही कि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्लों की क्या होते हैं, जैव बहुलक होते हैं, इसलिए इसकी जो एकलक इकाई होती है वो आपके एमिनो अम्ल होते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं कि प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से पॉलीपेप्टाइड व इसके पूर्ण जल अपघटन से एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। देखो बच्चों, प्रोटीन का जब आंशिक जल अपघटन किया जाता है तो पहले पॉलीपेप्टाइड बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड का पूर्ण जल अपघटन होने के बाद एमिनो अम्लों का निर्माण हो जाता है। इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो आपके प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जल अपघटन करवाया जाता है तो पहले आपके क्या बनते हैं, पहले आपके बनेंगे पॉलीपेप्टाइड, पहले आपके पॉलीपेप्टाइड बनेंगे और इन पॉलीपेप्टाइडों के पूर्ण जल अपघटन के परिणाम स्वरूप एमिनो अम्ल बनेंगे। ये जो एमिनो अम्ल बनते हैं वो आपके पॉलीपेप्टाइड के पूर्ण जल अपघटन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो रहा है इसका आंशिक जल अपघटन। जब इसका आंशिक जल अपघटन हो रहा है किसका, प्रोटीन का, तो पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं और जब पॉलीपेप्टाइड का पूर्ण जल अपघटन करवा दिया गया है तो इससे आपके एमिनो अम्ल बन गए हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एमिनो अम्लों से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण और पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड बंध के बनने से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा है, प्रोटीन अमीनो अम्लों का जैव बहुलक होते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं अमीनो अम्ल
मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइडों के मिलने से प्रोटीन बनते हैं। अर्थात इसकी जो एकलक इकाई है वो आपके एमिनो अम्ल है। जब एमिनो अम्ल का आपके क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल का बहुलीकरण होगा तो उसके परिणाम स्वरूप आपके क्या बन जाएंगे, प्रोटीन बन जाएंगे। तो ये प्रोटीन का आपके रासायनिक संगठन जो होता है, केमिकली एनालिसिस करने के बाद जो इसका निकल के आती है केमिकल कंपाउंड संगठन, रासायनिक संगठन जो होता है वो ये होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट किए। फिर अपन देखते हैं कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं। इस प्रकार से अपने को एकलक इकाई के रूप में, प्रोटीन की जो एकलक इकाई होती है उस एकलक इकाई के रूप में यहाँ पे अपने को मिल रही है एमिनो अम्ल। अब अपन देखते हैं कि एमिनो अम्ल होता क्या है और इसके उपयोग क्या है, किस प्रकार के ये होते हैं, इसकी अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। क्योंकि प्रोटीन का एकलक इकाई एमिनो अम्ल है, इसलिए एमिनो अम्ल की जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपके एमिनो अम्ल। देखो बच्चों, जो एमिनो अम्ल होते हैं वो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, रासायनिक से संबंधित हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बन की मात्रा इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अंदर आपके दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक होता है एमिनो समूह। अर्थात जो वे कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर एमिनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों जुड़े हुए होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो और कार्बोक्सिलिक अम्ल के संयोजन से बनने वाले कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो आपके एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको अपन लिखते हैं COOH। वह एमिनो को बच्चों अपन लिखते हैं NH2। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल व एमिनो समूह से मिलकर बने होते हैं। ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो एमिनो समूह होते हैं उनसे मिलकर बने हुए कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब हम बात करें एमिनो अम्ल की, तो इसके अंदर एक तो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल से तो अम्ल आता है और एमिनो अम्ल जो होता है उससे आपके एमिनो आता है, अर्थात दोनों मिलकर एमिनो अम्ल का निर्माण हो जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं एमिनो अम्लों के नामकरण व प्रकार। देखो बच्चों, सामान्यतः आपके जो एमिनो अम्ल होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल जो होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं और अब जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं यही 20 प्रकार के एमिनो अम्ल आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार से बनते हैं और मिलने के बाद प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। अर्थात एमिनो अम्ल 20 प्रकारों में से किसी भी प्रकार का संयोजन हो जाता है और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इसके प्रकारों की बात करें तो एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होंगे और जब ये 20 प्रकार आपस में मिलते हैं, किसी भी रूप में मिल जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। सामान्यतः एमिनो अम्ल का 10,000 अणुभार होना आवश्यक है। अगर अणुभार 10,000 से कम होता है तो वो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। एमिनो अम्ल के 10,000 से अधिक होने पर वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन लिखते हैं कि अब तक ज्ञात एमिनो अम्लों की
कुल संख्या 20 है। देखो बच्चों, अब तक जो ज्ञात अमीनो अम्ल हैं उन ज्ञात अमीनो अम्लों की कुल संख्या अब तक कितनी है बच्चों? 20 है। ये 20 अमीनो अम्ल जो होते हैं, ये 20 अमीनो अम्ल आपस में मिलकर, ये 20 अमीनो अम्ल आपस में मिलकर आपस में विभिन्न प्रकार से मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं वो आपस में मिलते हैं विभिन्न प्रकार से और प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। अब ध्यान रखने की बात यह है कि जिन अमीनो अम्लों के मिलने से उनका अणुभार 10,000 हो जाता है, केवल वही प्रोटीन बनाते हैं। ध्यान रखने की बात है कि केवल वही अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाएंगे जिनका अणुभार 10,000 या इससे अधिक होगा। इससे कम अणुभार वाले जो अमीनो अम्ल होंगे उनसे प्रोटीन का निर्माण नहीं हो जाएगा। उनसे कम वाले अणुभार वाले जो प्रोटीन होंगे, अमीनो अम्ल होंगे, उनसे प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, ये प्रोटीन के प्रकार हो गए, अमीनो अम्लों के प्रकार 20 हो गए। आगे देखते हैं इनके नामकरण के बारे में। अपन देखें तो इनके नामकरण में आपको ध्यान रखने की बात है कि इनका नामकरण सामान्यतः कार्बोक्सिलिक अम्ल, आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमिनो समूह के आधार पर होता है। लेकिन इनके आईयूपीएसी नाम की तुलना में इनके जो रूट नाम है वो ज्यादा प्रचलित है और इनके जो रूट नाम हैं उनके 3 अक्षरों को लेकर इनका जो नाम है, इनका जो प्रतीक है वो निर्धारित किया गया है। आजकल एक तरीके का और प्रतीक निर्धारित किया गया, केवल 1 डिजिट अंग्रेजी वर्णमाला का 1 अक्षर देकर भी इसका नाम निर्धारित किया गया है। उन सब की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं कि इनके रूट नाम आईयूपीएसी नाम से ज्यादा प्रचलित हैं। जैसे आपके एक प्रोटीन है NH2CH2 COOH और ये है NH2। देखो बच्चों, इसका जो नाम होता है वो होता है 2 अमीनो एथेनोइक अम्ल। आईयूपीएसी नाम इसका होता है 2 अमीनो एथेनोइक अम्ल। 2 अमीनो एथेनोइक अम्ल होता है बच्चों इसका नाम। लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम ये 2 अमीनो एथेनोइक अम्ल की बजाय इसका नाम ग्लाइसिन है। इसका नाम ग्लाइसिन ज्यादा प्रचलित है। जो रूट नाम है इसका ग्लाइसिन वो ज्यादा प्रचलित है। 2 अमीनो एथेनोइक अम्ल की बजाय इसका नाम ग्लाइसिन ज्यादा प्रचलित है। तो इसके जो रूट नाम है, जो प्रोटीन है उनके जो रूट नाम है, उनके रूट नामों के शुरू के जो 3 डिजिट होते हैं उनसे इनका प्रतीक निर्धारित किया गया है। और आजकल जो प्रतीक निर्धारित किया गया है वो प्रतीक सामान्यतः इनके 1 डिजिट को लेकर भी निर्धारित किया गया है। आगे अपन देखते हैं कि 20 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से हैं और उनके रूट नाम क्या हैं और उनके जो प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अमीनो अम्लों के हम यहाँ रूट नाम लेंगे और उसके जो प्रतीक निर्धारित किए गए हैं उनको अपन यहाँ नोट करेंगे। तो अपन लिखते हैं अमीनो अम्लों के प्रकार व नाम।
देखो बच्चों, ये 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं उनके नाम क्या है, उनके प्रतीक क्या है, वो अपन नोट करते जाते हैं। यहाँ पे अपन लिखते हैं, पहला है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक प्रोटीन है, और ग्लाइसिन जो प्रोटीन होती है बच्चों, उस ग्लाइसिन प्रोटीन को शुरू के 3 डिजिट, पहला GL और फिर बाद में Y छोटा, ऐसे इसको प्रदर्शित किया जाता है। ग्लाइसिन एक एमिनो अम्ल का नाम है, रूट नाम है ये। इसका प्रतीक के रूप में आपके GLY लिखा जाता है, और आजकल इसको एक ही डिजिट, जिसको अपन बोलते हैं G के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे वाली जो प्रोटीन है उसका नाम है एलेनिन। एलेनिन जो प्रोटीन है उसको अपन लिखते हैं ALA, और शॉर्ट रूप में इसको A से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी प्रोटीन जो है उसको बोलते हैं सीरीन। सीरीन जो प्रोटीन है उसको HCR के द्वारा लिखा जाता है, शॉर्ट रूप से उसको S कहा जाता है। उसके बाद है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन देख चुको बच्चों, जो थ्रियोनिन होती है उसको THR के द्वारा लिखा जाता है, और शॉर्ट रूप में उसको T कहा जाता है। नेक्स्ट एमिनो अम्ल जो है उसका नाम है वेलिन। वेलिन जो होता है एमिनो अम्ल जो होता है उसको VAL के रूप में और शॉर्ट रूप में V से प्रदर्शित किया जाता है। 6 नंबर पे अगर हम बात करें तो नाम है ल्यूसिन। ल्यूसिन जो होता है बच्चों उसको LEV ल्यूसिन, और इसको प्रदर्शित LEU है वो सॉरी, और इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन देखो बच्चों, जो आइसोल्यूसिन होता है उसके लिए है ILE, और इसको प्रदर्शित किया जाता है I से। उसके बाद है आपके आइसोल्यूसिन के बाद है एस्पोर्टिक अम्ल। एस्पोर्टिक अम्ल जो होता है उस एस्पोर्टिक अम्ल को आपके प्रदर्शित किया जाता है ASP से, ASP, और इसके लिए आपके D प्रयोग किया जाता है शॉर्ट रूप में। 9 नंबर की जो आपके एमिनो अम्ल है वो है ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल, और ग्लूटेमिक अम्ल जो होता है उस ग्लूटेमिक अम्ल को प्रदर्शित किया जाता है GLC, और शॉर्ट रूप में इसको लिखा जाता है E। इसके अलावा ग्लूटेमिन होता है 10 नंबर पे। ग्लूटेमिन जो होता है यह आपके 10 नंबर के एमिनो अम्ल है। नेक्स्ट एमिनो अम्ल ग्लूटेमिन है, और ग्लूटेमिन को कहा जाता है GLN, और इसे भी सामान्यतः G से प्रदर्शित किया जाता है। ये 10 एमिनो अम्ल हो गई। 11 नंबर के एमिनो अम्ल अपन लिखते हैं यहाँ पे। 11 नंबर के एमिनो अम्ल है आपके एस्पेरिजन। ये जो एस्पेरिजन होती है इसको ASN के रूप में और शॉर्ट रूप से A से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आपके एमिनो अम्ल है आर्जिनोन। आर्जिनोन जो होती है उस आर्जिनोन को कहा जाता है ARG, और शॉर्ट रूप में इसको लिखा जाता है A से। नेक्स्ट आपके हैं एमिनो अम्ल लाइसिन। लाइसिन जो होती है बच्चों उस लाइसिन को आपके लाइसिन के लिए LYS, और इसको L से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सिस्टीन। सिस्टीन जो होती है उस सिस्टीन को प्रदर्शित किया जाता है CYS से, और इसके लिए शॉर्ट रूप है C। सिस्टीन के बाद है मिथियोनिन। मिथियोनिन, ये मिथियोनिन जो है वो है आपके MET, शॉर्ट रूप में इसको M से प्रदर्शित किया जाता है। यह आपके 15 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं। ये इनके नाम है, रूट नाम से इनको ज्यादा जाना जाता है। ये इसके प्रतीक है VAL। आजकल V से ही डायरेक्ट वेलिन को, ल्यूसिन को C से ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। आगे अपन और लिख लेते हैं, 20 तक कर लेते हैं इनको, चलो कंप्लीट। 16 नंबर की जो आपके है वो है फेनिल एनिलीन।
फेनिल एनिलीन। फेनिल एनिलीन जो होती है उसको प्रदर्शित किया जाता है PHE से, और इसको F से प्रदर्शित करते हैं। टायरोसिन है 17 नंबर पे। टायरोसिन, जो टायरोसिन होती है उस टायरोसिन को कहा जाता है TYR, और शॉर्ट रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है Y से। इसके बाद है आपके 18 नंबर पे ट्रिप्टोफैन। ये आपके है ट्रिप्टोफैन। जो ट्रिप्टोफैन होता है उस ट्रिप्टोफैन को TYP से प्रदर्शित किया जाता है, और शॉर्ट रूप में इसको लिखा जाता है T। और सेकंड लास्ट जो अमीनो अम्ल है वह है हिस्टीडीन, और हिस्टीडीन को कहा जाता है बच्चों HIS, और शॉर्ट रूप में इसको कहते हैं अपन H। फिर है प्रोलीन। लास्ट एमिनो अम्ल जो है वह है आपके प्रोलीन। ये जो प्रोलीन होती है बच्चों, प्रोलीन के लिए है PRO, और शॉर्ट रूप से इसको बोलते हैं P। इस प्रकार से आपके 20 एमिनो अम्ल जो होते हैं, अब तक के ज्ञात 20 एमिनो अम्ल, उनके ये रूट नाम, उनके प्रतीक जो हैं उनको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिएगा। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ये इनको याद करना है आपको, और आगे अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। देखो बच्चों, जो एमिनो अम्ल होते हैं वो जंतुओं के शरीर में निर्मित होती हैं। सजीवों के शरीर में एमिनो अम्ल निर्मित होती हैं, लेकिन आवश्यक एमिनो अम्ल, देखो बच्चों, जो एमिनो अम्ल होती हैं वो एमिनो अम्ल जंतुओं के शरीर में क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, संश्लेषित होते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, ये सारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। लेकिन जो उच्च कुल के जंतु होते हैं, उन उच्च कुल के जंतुओं के अंदर सामान्यतः 10 जो एमिनो अम्ल होते हैं, अभी अपन उसकी चर्चा करेंगे, वो 10 एमिनो अम्ल संश्लेषित नहीं होते हैं। अगर हम मनुष्य की ही बात करें तो मनुष्य में 20 के 20 एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है। ये 10 एमिनो अम्ल होते हैं जिनका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। इनको अपन बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। इनको आवश्यक एमिनो अम्ल इसलिए कहा जाता है कि इनका संश्लेषण मानव के शरीर में नहीं होता है, और ये हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। यदि हमें इनको प्राप्त करना है तो इनको बाहर से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करना होगा, और यदि हमें इनकी पूर्ति नहीं होती है तो कई प्रकार की व्याधियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। इसलिए इन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो मैं यहाँ नोट करता हूं कि उच्च कुल के जीवों में 10 एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है। देखो बच्चों, उच्च कुल के जीवों में 10 एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता है। इन्हें बाहर से प्राप्त करना होता है। इन्हें बाहर से प्राप्त करना होता है। ये एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। देखो बच्चों, ये जो 10 एमिनो अम्ल हैं जिनको हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, उच्च कुल में मनुष्य भी सम्मिलित होता है, तो इनको बाहर से क्या करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए इन्हें अपन आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। सामान्यतः बाहर से इनको प्राप्त किया जाता है। ये बाहर से प्राप्त प्रोटीन में, बाहर से प्राप्त प्रोटीन से जीवों को प्राप्त होती है। देखो बच्चों, बाहर से जो प्रोटीन प्राप्त होती है उससे ये क्या होती है, जीवों को प्राप्त हो जाती हैं।
एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, जिसका नाम है केसीन। केसीन प्रोटीन के अंदर ये आवश्यक जो 10 एमिनो अम्ल है वो उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो मैं यहां लिख देता हूं दुग्ध प्रोटीन जिसका नाम है केसीन। केसीन में ये 10 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, अर्थात दूध पीने से ही इन 10 एमिनो अम्लों की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाती है। अब हम देखते हैं ये 10 एमिनो अम्ल कौन से हैं। ये 10 एमिनो अम्ल निम्न हैं। अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन नोट करते हैं, पहला है आपके थ्रियोनिन। इसके बाद है वेलिन, फिर है आपके ल्यूसीन, फिर है आपके आइसोल्यूसिन, फिर है आपके ओर्जिनोन है, फिर है आपके लाइसिन, मिथियोनिन के बाद आपके हैं फेनिल एनिलीन, फिर है आपके ट्रिप्टोकैन और लास्ट आपके जो 10 हैं वो है हिस्टीडीन। ये 10 आपके अमीनो अम्ल हैं जो आवश्यक अमीनो अम्लों की श्रेणी में आती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये आज आपके अमीनो अम्ल जो हैं उनके आवश्यक अमीनो अम्लों तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।